Good evening, everyone, and welcome to today's Indian Express Analysis. आज हम बात करेंगे 27 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। ये वीडियो लेट अपलोड होगी, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा व्यस्त होने के कारण समय नहीं मिल पाया था। कमिंग टू द पॉइंट, पेरिस ओलंपिक्स आर गोइंग टू बी इनिशिएटेड, उनकी इनाग्रेशन शुरू हो गई है और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक इंडिया ने कुछ मेडल भी जीत ही लिए होंगे। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान है, जिसमें वो कारगिल विजय दिवस पे वॉर मेमोरियल पे गए थे द्रास में, और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आर्मी के बारे में कहा था, आर्मी का जो डेडिकेशन है देश के लिए और कमिटमेंट और सैक्रिफाइसेस हैं, उसके साथ में ये भी कहा था कि अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम है, it is beneficial for the nation by inclusion of younger people in the forces. Moving on to the other articles. ग्रीन ड्रिंक्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार जो पैरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं, इनकी खास बात ये भी है कि ये बहुत प्रयास रखा गया है टू बी क्लाइमेट फ्रेंडली। तो इसी को लेके देखते हैं कि ग्रीन ड्रिंक्स में क्या बात कही जा रही है। तो ऑडी का साइन बन गया, नो प्रॉब्लम। Even before the cauldron was lit on the evening of January 26, despite the shadow cast by an attempt to sabotage the country's rail network, the Olympic Games, अच्छा ये कौन से वाले ओलंपिक्स हैं, याद रखना 33rd ओलंपिक्स हैं। इससे इससे पहले कहाँ हुए थे? इससे पहले आपके टोक्यो में हुए थे, टोक्यो में हुए थे ओलंपिक्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। 33rd ओलंपिक्स है, कहाँ हो रहे हैं? पेरिस में हो रहे हैं। इससे पहले कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए थे। The games are being held as the planet reaches a tipping point. This week temperatures soared to the highest in record history. 17.15, मतलब बताने का प्रयास करें कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा टेम्परेचर जो अर्थ का है वो वार्म होता जा रहा है। With the Paris Olympics acknowledging and addressing the climate change crisis, the world's greatest sporting event aims to shine a light on the urgent need for change. While recent editions of games in Tokyo, Rio, and London released approximately 3.5 million tons of CO2, Paris has vowed to halve the emissions to 1.75 million tons. To understand how radical this step is, consider that the Tokyo Games had high emissions even though it was held in 2021 and that had no spectators due to COVID-19 protocol, and the Olympics ignored decades of protests from environmental groups. अच्छा, वो टोक्यो ओलंपिक्स में भले ही हम जानते हैं कोविड का टाइम चल रहा था, 2021 में हुए थे, मगर फिर भी कार्बन एमिशन अच्छा खासा हुआ था। Similarly, Norway in 1994 decided to adopt some eco-friendly measures. Paris is recycling, reusing, reducing and relying on renewables. इस बार जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लोग रिसाइकलिंग पे फोकस्ड हैं। Paris is setting a trend, however, by using existing buildings to host 95% of events. नहीं, कार्बन एमिशन कैसे कम कर रहे हैं कि कोई नया कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि उसी एग्जिस्टिंग इंफ्रा पे वो काम कर सकें। अब सोचिए कि अगर मान ली कोई नया वेन्यू ये बनाने को बैठ जाता है कि हम नया वेन्यू बनाएंगे, तो उससे कंस्ट्रक्शन में भी तो मशीनरी वगैरह लगती है ना, एमिशन होता ना, उत्पादन बढ़ता, व्हीकल्स चलते, ट्रक्स चलते वगैरह वगैरह। तो इसी बहाने एमिशन भी कम कर दिया है, ठीक है। The construction industry is among the highest emitters of greenhouse gases, a staggering 37% of globally. The athletes village will generate electricity from sources as geothermal and solar power. और इवन जो एथलीट का विलेज है जहाँ पे लोग रहेंगे ना, एक पूरा कंपाउंड बनाए जाते हैं, वो सोलर पावर्ड रहने वाले हैं और जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। While stadiums with some past games have powered with diesel generators will be connected to public security grid. Paris is carrying forward gains made in previous games. मतलब ये प्रयास करें सस्टेनेबिलिटी का। ऑफकोर्स देर आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, देर आर क्वेश्चन ओवर कार्बन एमिशंस कॉज बाय एयर ट्रैवल ऑफ विजिटर्स एंड डाउट्स अबाउट ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट्स। अच्छा, ये भी हम नहीं दोहरा सकते, ये कह सकते कि वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट पीपल हु आर फ्लाइंग टू पेरिस फॉर वॉचिंग द
Olympics are emitting CO2. In a report, 3 years of progress, a review of sustainability across 2021-24 Olympic cycle, published on the day of the opening ceremony, notes that it has been a fast and exciting 3 years of change in sports and sustainability space since Tokyo 2020. Today, nearly every sports federation has put some work into the environment sustainability agenda. We are thrilled to report that this time around we got something good to say that about every sport फेडरेशन. मतलब उन्होंने कहा था कि सारी फेडरेशन जो स्पोर्ट्स की होती हैं वो प्रयास करती हैं, है ना, ग्रीन एनर्जी वगैरह वगैरह पे. आगे बढ़ते हैं. अगला आर्टिकल है लैक ऑफ एम्बिशन. एग्रीकल्चर को लेकर बताया गया है और मैंने कल वाली वीडियो में भी एग्रीकल्चर बात करी है, एग्री टेक पे बात करी है. द बजट हैज़ रिसीव्ड kudos फॉर स्टेइंग द कोर्स ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन but has also been panned for being short on big ideas. A case is point in the farm sector. Despite Finance Minister listing productivity and resilience in agriculture as the first of her 9 priorities, there is rattle in the proposal that captures the imagination. The plan to initiate 1 crore farmers into natural farming in the next 2 years. मतलब जैसे कि उन्होंने कह रखा है कि हमारी प्रायोरिटी पे है एग्रीकल्चर को वापस से, है ना, बूस्ट करना, रिसाइलेंस करना, है ना, क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना. तो उसमें उन्होंने कह रखा है कि हम 2 साल के अंदर अंदर 2 साल में, ठीक है ना, कितने फार्मर्स को, लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को मोटिवेट करेंगे और नेचुरल फार्मिंग मेथड्स पे ले आएंगे. नेचुरल फार्मिंग का ये, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये, ठीक है ना. अब ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपको. अगर थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाऊं, नेचुरल फार्मिंग क्यों ज़रूरी की. देखिए भारत ना जो इम्पोर्ट करता है ना फर्टिलाइज़र, आंकड़ा तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, कल वीडियो मिल जाएगा आपको, वो समथिंग अरब में ही है, ट्रिपल डिजिट है मेरे ख्याल से, 127 समथिंग कुछ है. तो इतना जो खर्चा हो रहा है इसको लाने में फर्टिलाइज़र्स को, ये अल्टीमेटली बजट पे तो डेफिसिट पड़ रहा है ना, बर्डन पड़ रहा है. अगर हम नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हम पे जो ये बर्डन है, फिजिकल बर्डन पड़ेगा, फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने का एक्सेट्रा, वो कम हो जाएगा. ये भी एक पॉइंट है इसमें. अब वापस से आर्टिकल पे आते हैं, ठीक है. टू प्रमोट कोई केमिकल फ्री फार्मिंग वगैरह, बिल्डिंग अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर टू अपलोड डिटेल्स ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड फाउंड मेंशन इन द लास्ट ईयर बजट टू. और वही टेक्नोलॉजी का हेल्प से ना सारा लैंड रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज करेंगे, डिजिटल करेंगे. द लैक ऑफ, अब इसमें जो इसमें क्रिटिसिज्म हो रहा है, द लैक ऑफ नोबिलिटी, डिटेल एंड एम्बिशन इज स्ट्राइकिंग द गवर्नमेंट दैट इन इट्स प्रीवियस टर्म हैड इनेक्टेड 3 मेजर एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज. और पिछली बार भी 3 कानून लाए गए थे जो कि वापस ले लिए गए थे. If protests by farmer unions led to the repeal, then the fear of political opposition seems to have precluded any substantial reform active now. There is no attempt at rationalism of urea price or redirecting government spending on fertilizer and food subsidies towards investment in farm research. ठीक है ना. और ऐसा कुछ एफर्ट दिखे नहीं है कि गवर्नमेंट इस पर काम करना चाह रही हो. आगे देखते हैं. सीतारमन स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट विल अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू. हमारी एफ एम मैडम ने कहा है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप टू फोकस द रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपिंग क्लाइमेट रेसिलेंट वैराइटीज़. और ध्यान किस पे दे रहे हैं, रेजिंग प्रोडक्टिविटी, हम उत्पादकता बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे. इसके साथ ही साथ हम क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स या वैराइटीज़ जो कि क्लाइमेट चेंज को झेल पाएँ, है ना, उसका भी रिसर्च पे काम बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है. बट द बजट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन हैज़ बीन रेज्ड ओनली मार्जिनली. मगर अगर हम बजट को देखें, जो बजट है वो तो बस ज़रा सा बढ़ाया है ना, 9941 करोड़ से 9877 करोड़ करा है. तो इतना तो चेंज करा नहीं है कि इसमें हम रिसर्च भी कर लेंगे और प्रोडक्टिविटी के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर लेंगे. A country population expected to peak 1.7 billion and growing incomes cannot import its food requirements beyond a point. If more has to be produced from less land and per unit of water, nutrients and labor while coping with climate change, it calls for long term planning. और जब देखा जाए तो देखिए जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना देश की, तो इम्पोर्ट भी हम एक हद तक कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग हैं, हम लोग हैं, आप लोग बाहर कब तक खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं. हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, कब करते हैं, कभी कभी करते हैं. क्या डेली खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे. और डेली कॉस्टली भी तो पड़ेगा, तो बनाना आना चाहिए. यही तो क्वेश्चन खड़ा हो रहा है उठ के
कि अगर हमने रिसर्च पे ही एलोकेशन कम कर दिया है, जैसे कि यहाँ मेंशन करा हुआ है, तो कैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस पे काम होगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन वुड हैव हैपेंड विदाउट द इन्वेस्टमेंट्स। और ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ होता अगर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई होती ICAR एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, वगैरह वगैरह। अच्छा, मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे ऑलरेडी जो ICAR है और संस्थानें हैं, इनमें रिसर्च करने के लिए जो बजट एलोकेट करा गया बहुत कम है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर उसमें 10 रुपये करा गया है तो उनके खर्चे खर्चे 8 रुपये बैठ रहे हैं। अब बचे 2 रुपये में जाके ही उन लोग को अपने रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च करना पड़ता है। तभी तो रिसर्च बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग, इश्यूज़ हैं मगर। तो ये अच्छा आर्टिकल था, एड्रेसिंग द एग्रीकल्चरल कंसर्न्स। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल है सिमोन एंड विनेश, पैरिस ओलंपिक को लेके एक बाइट है। मैं इस पर नहीं जाऊँगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। कुछ खास नहीं लगा मुझे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आर्टिकल अच्छा है। ये बांग्लादेश का एक आर्टिकल है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। वी विल मूव ऑन टू द एक्सप्लेन पेज। चीपर कैंसर ड्रग्स, अब बजट में बात करी गई थी तो उसको लेकर आर्टिकल है ये वाला। द FM अनाउंस कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन 3 टारगेटेड कैंसर ड्रग्स। 3 ड्रग्स पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी को हटाने की बात करी है। डिसीजन इज लाइकली टू मेक दिस ड्रग मोर एक्सेसिबल टू इंडियन पेशेंट्स and reduce the overall cost of cancer therapies. Here is how 3 medicine work, the impact on government decision and the cancer profile. देखते हैं ये जो डिसीजन लिया है 3 कैंसर ड्रग को सस्ता करने के लिए, कस्टम ड्यूटी माफ़ कर दी, उसका फ़ायदा कैसे होगा। पहला, व्हाट आर ड्रग्स, ये कौन से ड्रग हैं। तो टारगेटेड कैंसर ड्रग्स आर डेजिग्नेटेड टू अटैक ओनली द कैंसर सेल्स, लीविंग द नॉर्मल सेल्स अनअफेक्टेड। दे टारगेट स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस इन दे टारगेट स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस इन कैंसर सेल्स दैट हेल्प देम ग्रो। मतलब वो बेसिकली बहुत ही प्रिसाइज ड्रग्स होते हैं जो कि कैंसर सेल पर अटैक करते हैं। दीज ड्रग्स है बेटर आउटकम, मतलब बला बला अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं ये पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें, कहानी नहीं पता नहीं आपको। ड्रग की कॉस्ट क्या है। द ड्रग कॉस्ट अराउंड ₹1.6 लाख पर वायल। एक वायल पड़ती है एक लाख समथिंग की पड़ जाती है आपको, ठीक है। द ड्रग कैन बी प्रिस्क्राइब आफ्टर द ट्यूमर हैज़ बीन रिमूव्ड सर्जिकली or even as a first line treatment when the cancer has metastasized. The drug can be consumed till it fails and the cancer starts to progress again, or till there in case of severe toxicity. Dr. Ankar Bahal, Senior Director of Medical Oncology at the Fortis Gurugram, told Indian Express that Ostrimnev has survival benefits over other available treatments as it can extend the life of cancer patient. डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि भैया इससे बढ़िया ड्रग कोई बना नहीं है, उनको मज़ा आ जाता है इससे और पेशेंट की लाइफ बढ़ जाती है। He also said Ostrinib targets the mutation which occurs in 25 to 30% of lung। और जो ड्रग है ये प्रयास करता है ना, जो म्यूटेशन एक ओवर होता है, डेवलप हो रहा होता है, उसे भी ये ख़त्म करने का प्रयास करता है। द ड्रग हाउएवर इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ये ड्रग पड़ता है लगभग 1.5 लाख रुपीज़ का पर स्ट्रिप ऑफ 10 पिल्स, ठीक है ना, जो कि हर दिन लेनी होती है, टू बी टेकन एवरी डे। और एक डूरवलम है, एन इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन लंग कैंसर्स। ये भी यूज़ होता है आपका, इसकी पड़ती है आपकी 1.5 लाख रुपए पर एवरी 10 मिलीलीटर वायल। तो लगभग देखा जाए तो ये जिन ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं ये बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं हमको, और कॉस्टली भी इतने अच्छे खासे पड़ रहे हैं कि 1.5 लैक्स पर यूनिट कह लीजिए वायल को एक बार को, या 1.5 से 1.6 लाख की कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। अब जो कस्टम ड्यूटीज़ पर हटाई गई है, एग्जेम्पशन ऑन दीज ड्रग इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड टू हेल्प रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन कैंसर पेशेंट्स एंड द फैमिलीज़। और इसमें लगभग 12,000 रुपये का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। डॉक्टर अभिषेक शंकर, ऑन्कोलॉजिस्ट एट द ऑल इंडिया एम्स, said this is a positive move from government. These drugs cost up to lakhs and even small percentage decrease will make a significant difference. तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो कितना, जो सबसे पहला ड्रग है ट्राजडम ड्रग्स्टिकन, ये 16,000 का पड़ेगा। डिस्काउंट मतलब इसमें हो जाएगा 1.6 लाख में 16,000 रुपये माइनस होके आएंगे, और दूसरे में 12,000, तीसरे वाले में आपके 15,000 रुपये। फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि जनरली हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ना इतने महंगे ड्रग्स को।
अब ये आर्टिकल है प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, ये बेसिकली कैलिफोर्निया यूएसए में कंट्रोवर्शियल रहा है। इतना कंट्रोवर्शियल रहा है कि एलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, उन्होंने पूरे हेडक्वार्टर अपने कैलिफोर्निया से हटा दिए। ये असल में है जेंडर आइडेंटिटी लॉज के बारे में। हुआ क्या है कि अब यूएस में कैलिफोर्निया में ये कानून ले आए हैं। इसके तहत अब बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स को कि अगर वो जेंडर चेंज करते हैं या कोई भी मतलब उनकी प्राइवेसी को इसमें सिक्योर कर दिया है। मतलब इन पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। एलॉन मस्क के इंसिडेंट यही हुआ था उनके बेटे को लेके। जानते हैं क्या था? टेस्ला and SpaceX Elon Musk CEO has alleged that his transgender child was killed by the woke mind virus after he was tricked into consenting to the use of puberty blockers. The child, whom Musk named Xavier, was born in 2004. In 2022, she legally changed her gender identity to female and her name to Vivian Jenna Wilson, and legally distanced herself from her father. Vivian has told NBC News that Musk was lying and that he was a cold, uncaring, narcissistic father. तो उनको बताया नहीं गया. What are the puberty blockers? These are drugs that can delay the changes of puberty in transgender and gender diverse teens. During puberty, a child's body goes through physical changes. मतलब ये डिले कर देते हैं, उस जो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको डिले कर देते हैं, ठीक है ना. The bio changes may add to the anxiety of adolescents who are not comfortable about their identity. और लॉजिकल इन्होंने ये लगाया कि देखिए ऑलरेडी चेंजेस जो बॉडी में हो रहे होते हैं, दे हैव अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द पर्सन. उस पर भी अगर हम सोसाइटल इम्पैक्ट ले आएंगे तो उसके लिए ठीक नहीं है ना, साइकोलॉजिकली भी व्यक्ति के लिए. तो ये कोई ज़रूरत नहीं पड़ने की, कैसे काम करते हैं मुद्दे पर आएंगे हम. मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, वेबसाइट पर पूरा पढ़िएगा, इसके बारे में ब्लॉग है. So how are they administered? A shot has to be given monthly or every 3 months or every 6 months. The medication may be given also through an implant placed under the skin of the upper arm. The implant usually needs to be replaced every 12 months, Dr. Wagner said. Side effects include insomnia, weight gain, muscle ache, fatigue, etc. तो हालांकि आर्टिकल ने जो मेन चीज़ थी वो कंसीडर नहीं करी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें बात करनी थी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में, जिसे वहाँ पे यूएस में एक पर्सनल राइट माना है, राइट टू प्राइवेसी, कि अगर आप नहीं चाहते किसी को बताना तो आपको कोई ज़रूरत नहीं बताने की. और जो उस कानून में कहा गया है मैं उस पर जाना चाहता हूँ. इसे वहाँ पे सेफ्टी एक्ट कहते हैं, सेफ्टी. इसमें जो बातें कही गई, पहली बात तो इवन अगर किसी बच्चे को जेंडर चेंज करना है अपना, ऐसा कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स को बताने की. और इवन स्कूल में भी अगर स्कूल अथॉरिटी को पता है ये वाली बात, तो उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. उसको एक नॉर्मल लाइफ देनी है. स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो नॉर्मल लाइफ जिए. कोई भी डिस्क्लोज़ नहीं करेगा ऐसे डिसीजन किसी बच्चे के, ठीक है. इसको लोग गलत कह रहे हैं कि पेरेंट्स को तो जानने का अधिकार होना चाहिए कि किस चीज़ से गुजर रहे हैं. बट इस लेजिस्लेशन के पीछे जो लॉजिक बताया गया, इवन जो गवर्नर हैं कैलिफोर्निया में उनके द्वारा, कि अभी भी सोसाइटी में ट्रांस कम्युनिटी को लेके कुछ ऐसा पॉजिटिव आउटलुक नहीं है. तो बच्चे डरे हुए हैं जो कि अपने आप को सोसाइटी में नहीं मानते हैं ऐसा. तो इसीलिए हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो इस नए कानून में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि चाहे वो स्कूल हो या डॉक्टर तो वैसे नहीं रहता है, वो तो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, या पेरेंट्स हो, किसी को भी ज़रूरत नहीं है इंटरफेयर करने की उसकी लाइफ में. एंड ही इज़ फ्री टू टेक हिज डिसीजंस, ठीक है ना. तो यही है इसमें. आगे देखते हैं. बाकी आर्टिकल अगर आपको अच्छे लगे तो आप पढ़िएगा. मैं तो सिर्फ क्विक एनालिसिस दे रहा था आपको
जो मेरे हिसाब से ठीक है ना। प्राइवेट बैंक्स नॉट लेंडिंग इनफ टू कॉरपोरेट्स एज कंसर्न, या पढ़ लीजिएगा। बाकी आज के इतने रखते हैं आर्टिकल्स, आपको भी जो ठीक लगे आप वो पढ़िएगा। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट था मैंने डिस्कस कर लिया है, और जो भी टॉपिक अगर यहाँ पे छूट गया तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।